ये रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर गुड राइट, आफ्टरनून। जो आपका यूनिट 6 का सिलेबस है, न्यू डेवलपमेंट्स इन द आईपीआर, जी एडमिनिस्ट्रेशन सर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेटेंट सिस्टम, न्यू डेवलपमेंट्स इन द आईपीआर, आईपीआर ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, आईपीआर ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडिशनल नॉलेज केस स्टडी, आईपीआर एंड आईआईटी, है ना। तो जी सर। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेटेंट सिस्टम कैसे किया जाता है इंडिया में, उसके बारे में ये स्टडी है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेटेंट सिस्टम। तो इंडिया में पेटेंट सिस्टम कैसे एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है उसके बारे में आपको इसके बारे में बताया गया है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेटेंट सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स इंपॉर्टेंस टू द नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रेटजी इज ए नोवेल टॉपिक इन द कंट्री। जो नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म होना है, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेटेंट सिस्टम से ही होगा। जो यूरोप कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम कर रहे हैं, जर्मनी कर रहे हैं, वो नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, नोबेल प्राइज ले रहे हैं और उसको पेटेंट करा रहे हैं और उसको थ्रू आउट द वर्ल्ड सेल कर रहे हैं। वही सिस्टम आपको इंडिया में भी नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो है, आपको उसी से आपको होगा, दूसरा रास्ता नहीं है। द नेशनल पेटेंट लॉ इन इंडिया हैज बीन सब्जेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट सच ए WTO, ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड WPA, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। जो आपका इंडिया का जो नेशनल पेटेंट लॉ है उसमें एग्रीमेंट है WTO के साथ में, ट्रिप्स के एग्रीमेंट के साथ में, वीपो पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी के साथ में। नेवरदिलेस इंडिया इज नोटेबल फॉर द अनडेवलप्ड स्टेट ऑफ इट्स पेटेंट सिस्टम। इसका जो पेटेंट सिस्टम है वो अनडेवलप्ड है। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये पेटेंट होता क्या है। यहाँ पे अनडेवलप्ड सिस्टम है, अनडेवलप्ड कंट्री है, किसी को मालूम ही नहीं है। मेनली बिकॉज द पेटेंट एग्जामिनेशन सिस्टम इज नॉट डिजाइंड और बेस्ड ऑन द नेशनल और इकोनॉमिक प्रियोरिटी। यहाँ पे राष्ट्रीय प्रियोरिटी जो है दिया नहीं गया है, इकोनॉमिक प्रियोरिटी आपको दिया नहीं गया है। विद दिस बैकग्राउंड द पर्पस ऑफ दिस पेपर इज टू एग्जामिन एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट द different mechanism adopted in the patent administration system, whether the present patent system in India remains aligned with the India's national economic strategy, and how the present system could be developed to strengthen the patent system both in provision and in administration. इसमें आपको बताया गया है कैसे जो है प्रेजेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, इंडिया का जो प्रेजेंट पेटेंट सिस्टम है उसको इंप्रूव किया जाए, उसका मैकेनिज्म को कैसे किया जाए। The paper recommends that India is better off having a utility model system along with the high standard of the patent examination system. By employing this dual system, both domestic innovation and the foreign investment would increase in the future. पेटेंट सिस्टम को बढ़ाने से दोनों ही डोमेस्टिक इनोवेशन बढ़ेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा आपके फ्यूचर में। तो पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टेक्ट। बहुत सारी कंपनियां हैं इस पे ध्यान नहीं देती है, पेटेंट पे आपको ध्यान नहीं देती है, रिसर्च पे आपको ध्यान नहीं देती है। उनका ध्यान रहता है, उनके मालिक का ध्यान रहता है कि हम जर्मनी चले जाएं, जर्मनी से कोई मशीन उठा के ले आए, हम कोरिया चले जाएं, कोरिया से कोई मशीन उठा के ले आए। उनका ध्यान इस पे रहता है। अपना जो है डोमेस्टिक कंपनी को मजबूत करने का उसके और ध्यान नहीं है, वो उस पे एक्सपेंस नहीं करते हैं, उस पे ये ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है इंडियन एसएमई की, इंडियन कंपनी की। पब्लिक सेक्टर सारे बैठ गए, इसी कारण से बैठ गए। उसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता है। ही डोंट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब तक रसिया का साथ रहा था तब तक जो है बहुत सारी कंपनियां, सेल, HEC वो चला। जब तक रसिया ने साथ छोड़ा इंडियन कंपनी डूब गई, सारी पब्लिक सेक्टर डूब गया। तो ये यहाँ पर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेटेंट सिस्टम इन इंडिया इज ए टॉपिक वेयर लिटिल रिसर्च हैज बीन कंडक्टेड।
कम रिसर्च इसमें कंडक्ट किया गया है, इसमें आपको रिसर्च करने की जरूरत है। द पेटेंट इन दिस स्टडी रिफर्स टू द पेटेंट लॉ एज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द वेरियस लोकल एक्टर्स सच एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पेटेंट ऑफिस, कोर्ट्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, public interest group, civic society, and the patent attorney, and the internal actors like the WTO and the WIPO, and different approaches and policies used by these actors to assess the patent application, in particularly the mechanism used for the standard patent examination. The purpose of this paper is to examine and evaluate the different mechanism adopted in the Indian patent administration system, whether the present patent system in India is aligned with the country's national economic strategy, and how the present system could be developed to improve the quality of the patent protection, both in the provision and in administration. Many modern patent systems in the world have shaped their patent policy as part of their international obligation. बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री जितने भी हैं, जापान है, जर्मनी है, इटली है, ये सारे ने अपना पेटेंट पॉलिसी को ठीक कर लिया है और किस तरह इंटरनेशनली डील करना है वो उसको मजबूत कर लिया है, और उससे वो जो है आपको मनी गेन करते हैं. While India encouraging to reconcile as far as possible these obligations with their national economic plan, it is believed that the strategy improves the quality of the intellectual property protection both in provision and in administration. With regard to the administration in the particular, most jurisdictions look to the substantive exemption to apply a high threshold of the novelty, inventive step, and industrial applicability to a patent grant. Some jurisdictions also make available the modified examination, pre and post grant opposition, and compulsory licensing method within the patent system suit the expression of the needs of their national economy. Compulsory licensing system, उसमें आपको रहना बहुत जरूरी है. The present patent system in India adopts little of these procedure in the patent granting process, है ना. Present patent system जो है इसमें little procedure मालूम है in the patent granting system. For example, modified examination, pre-grant and post-grant opposition are not available under the Indian system. यहाँ पे एग्जामिनेशन कैसे हो, प्री ग्रांट कैसे हो, पोस्ट ग्रांट कैसे हो, पोजीशन कैसे हो, वो सब इंडियन सिस्टम में आपको अवेलेबल नहीं है. ऑन द वन हैंड, फॉर्मेलिटी एग्जामिनेशन इज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट which is very outdated system, rarely used in the other jurisdiction. On the other hand, substantive examination is provided optionally under the act, but compared to other jurisdictions, its applicability is very low due to the lack of the demand, expertise, and resources. Against this background, my key inquiry whether the India should have a high standard of the examination of the patent for the industrialist, combined with the utility model system applying a lower potentiality requirement to increase the independent local inventors. The best option for India depends on the objective of the patent system, whether to focus on encouraging local innovation or attracting foreign investors, importers, or whether the two can be combined. To achieve any of these objectives, India's patent policy should be aligned with the economic strategy, which is discussed in the section 3rd, है ना. तो इंडिया का जो पेटेंट सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो आपको काफी इंप्रूव करने की जरूरत है. अपार्ट फ्रॉम ए फ्यू लीगल टेक्स्ट दैट हैव बीन रिटन ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ ऑफ इंडिया, पेटेंट लॉ इन द कंट्री इज स्टिल इन इन्फेंसी. जो पेटेंट लॉ जो कंट्री का है वो भी इन्फेंसी में है, with very few judicial decisions. For instance, information about which this paper is based has been collected primarily through the interview with actors in the area of the patent law, and secondly through the access to the document such as the official website, government publication, and the policy document. The interviews include patent attorney, patent examiner, and the director general and director of the National इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस इन द इंडिया, है ना. तो इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा जब इंडस्ट्री जो है पेटेंट वगैरह बनाना शुरू करेगी, अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, अपना नया प्रोडक्ट बनाएगी
और उसको पेटेंट कराएगी और उसको वर्ल्ड वाइड लॉन्च करके दूसरे कंट्री में भेजेगी, तो जो है आपको इकोनॉमिक गेन होगा। ये जो है हार्ड फैक्ट है, और यही आपको जो इंडिया की जो कंपनियां हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए। बेल वगैरह भी है, वो अब जो है आउटसोर्सिंग हो गया, वो बेल कंपनी भी जो है अब जो है घाटे में जा रही है, वो बंद होने जा रही है, वो सारा चाइना का सामान मंगाती है और ये सारा ये करती है। तो जब तक ये पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो क्लियर नहीं होगा डेवलपिंग कंट्री में, even though this system are considered crucial agent in the global knowledge economy. Some studies have been conducted in other jurisdictions, such as in India, on the role of the administration of the patent offices, for instance, of the work of the Peter Doerr. And these studies will be used as a benchmark against which to analyze my own Indian and other case study. इंडिया का जो है केस स्टडी बनाना जरूरी है, तो patent policy and the economic strategy. It is highly continuous notion that the intellectual property system in the general and the patent in the particular constitute an effective way to enhance the economic development of the country. Economic development तभी होगा जब जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कंपनियां समझेंगी, अपना पेटेंट बनाएगी, अपना जो है नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, तभी जो है देश में तरक्की आएगा और देश जो है डेवलप करेगा। The relationship is commonly pursued through the technological and industrial policy. जो इसकी टेक्निकल पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसको समझना बहुत जरूरी है, along with the trade and competitiveness policy in each country. Regarding the economic situation, each country should be realistic about the benefits that IP can bring, whether that can be localized research and development, technological and commercial innovation, foreign direct investment, technology transfer, access to the international production network and the export market, international aid and the import of the useful product, freedom of the initiative or the otherwise. While protection of the patent right is widely considered to be part of the economic policy making in the country, it is important to examine how to mediate the tension between the international organization, foreign companies, and the national policy making, and to strike a balance between the interest of the inventors, investors, users, and the public at large. कंपनियां तभी चल पाएंगी जब जो है वो कुछ इन्वेंट करती है, उसमें इन्वेस्ट करती है और अपना मॉडल, नॉट द बिकम द वेंडर ऑफ द अदर कंपनी, अपना कंपनी का नया प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करेगी, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगी. द पॉलिसी में बी डिपेंडिंग ऑन विच द बेनिफिट्स आर गिवन प्रायोरिटी. In this Indian context, evidence suggests that the patent were not considered by the respective Indian governments as a driving factor of the economy during the 1970s. And after this period, legal and political factors have been responsible for this thinking. When the first Intellectual Property Act was introduced in the 1979 as a legal mechanism to protect IP rights, newly formed government in the 1977 did not seriously consider patent as an important priority because patents were not a developed area of the law at the time due to lack of the legal infrastructure and the expertise. The government enacted the IP Act during the late 70s simply because India was one of the prominent countries in the region that did not have the IP Act. है ना? तो ये आपको जरूरी है डेवलपिंग कंट्री के लिए. Moreover, IP did not have any political significance in any time, since none of the political leaders thought it was necessary to include the IP issue in their political manifesto as a driving force for the economic development. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने IP को अपने एजेंडा में नहीं रखा है, उसका मुद्दा कुछ और ही रहता है. तो यहां पर जो मार्क करने वाली बात है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपके जापान के हुए हैं, जो जर्मनी का हुआ है, जो इंग्लैंड का हुआ है या यूएसए का हुआ है, वो इसी से हो रहा है. कंपनियों पे ध्यान जाता ही नहीं है.
कंपनियों पे ध्यान, पेटेंट पे ध्यान किसी के एजेंडा में नहीं है। भाई आप उसको इनोवेटिव सोसाइटी बनाओ, क्रिएटिव सोसाइटी बनाओ। इंडिया का जो आपको वर्किंग कल्चर है, आपको उसको इनोवेटिव कीजिए, उसको क्रिएटिव बनाइए, तो आपका जो है, आपका कंपनी जरूर राइज करेगा। आपका कंपनी कभी भी आपको फेल्यूर नहीं होगा। Interestingly, none of the economic, industrial, and technological policy in India in various different periods places an emphasis on an IP policy as part parcel of the economic development. Current government policy has provided for the promotion of the national local creativity and protection of the creative efforts, the enhancement of the possibility of the integration of the national economy into a knowledge-driven global scenario, the attraction of the investment and protection of the consumer interest. This would seem to be the basis for an IP policy for India that will not only encourage local innovation but also attract foreign innovation. And with this background, the following section examines the IP framework and the patent administration in India with reference to the current Indian economic strategy. And IP framework. The inherited legal framework in ADI India provides some possible avenue to deploy and moderate IP to the suit development. The law of the IP was first introduced to India during the British colonial period. ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स ने आईपी को इंट्रोड्यूस किया था. The British inventor ordinance of the 1859 was the first issue of the IP law in India, under which the first Indian patent was granted in the 1860. Doha says these laws were to suit the colonizer, not the colony. ब्रिटिश ने उसमें लागू किया था 1859 में, और 1860 में पहला पेटेंट, इंडियन पेटेंट ब्रिटिशर ने अपना चालू किया. लेकिन वो ब्रिटिशर्स भी ये कभी नहीं जानते थे कि वो उन्हें इंडिया छोड़ना पड़ेगा. ब्रिटिशर्स जो है कभी छोड़ना पड़ेगा वो जानते नहीं थे. लेकिन उसी के लॉ को, पेटेंट लॉ को, जो उसके बाद के गवर्नमेंट आए हैं उनके एजेंडा में जोर शोर से वो लगा नहीं है. इसी से जो है आपको गरीबी जो है आपको छाई हुई है. More than a century later, the Code of the Intellectual Property Act 52 of the 1979 make a clear point in the evolution of the IP law in India. It was the first IP Act that was enacted by the Indian Parliament based on the model laws made by the WIPO for the developing country. Though the code was declared to be an improvement, creating an environment conducive to the economic commercial development in the country, India signed the Patent Corporation Treaty in the 1986. Patent Corporation Treaty 1986 में इन्होंने साइन किया है. The PTC enables the seek to the patent protection for an invention in each of the member country simultaneously by filing a single international application. India was an original member of the WTO TRIPS agreement, and it had a grace period until of the 1 January 2000 to meet all the TRIPS requirement for the patent protection. The least developed country transition period for the patent protection was exceeded to the 1st July 2013 and extended to 2021. Yet the IPA Act number 36 of the 2003, which became law in the 2003, its TRIPS compliant. Article 27.5 of the TRIPS agreement requires member states to become patent available for the invention, whether products or process in the all fields of the technology, provided that they are new, inventive step and capable of industrial application. The new law was designed by the inter alia to provide for the law of the relating to the IP and for efficient procedure for the registration. And the act consists of the 233 section. As law of the books, it covers a variety of the subject, including the copyright, related rights, expression of the folklore, industrial designs, trademark, patent, unfair competition, undisclosed information, geographical indication, and layout design of the integrated circuit, and also provides the acquisition for the rights, their management and enforcement, and some related matter. Administration of the IP in India. As in other country,
Patent law in India consists of the legislation and the interpretation and application of that legislation by authority body such as courts and the patent office. देख लो बारिश का, देख लो पहले हिसाब किताब क्या कहता है तो कर लो फिर. Informed by the participation of the industry, the civil society, NGO in the examination and distribution of the application for the patent. All the above mentioned IP rights in India are administered by the NIPO with the assistance of the various actors or not stated above. NIPO has been established with the mandate to administer the IP system of India. As such, NIPO administers all the protected rights discussed above. The IP system in India is unified. That is, the NIPO administers the entire IP system of the country. It is headed by an official known as the Director General, who is appointed by the Ministry of India, Industry and Committee. डायरेक्टर जनरल जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स से अप्रूवल करके कैबिनेट में वो बनता है. ही इज एम्पावर्ड टू इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कंट्रोल एंड द सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आईपी सिस्टम and supervise the person appointed for an engagement in the implementation of the provision of the act. The Director General is also required to promote the awareness of the subject of the IP and the establishment and the proper functioning of the collecting society. The office of the Director General is autonomous in the sense that the decision of the Director General relating to the administration of the IP can be challenged legally only in the Provisional High Court. The first instance jurisdiction in respect of the subject of the IP lies with the PSC. PSC was article constitution empowered. This court shall have the exercise appeal revealing the jurisdiction in the judgment. Patent administration system in India. Definition of the patent. And definition of the patent. Part 4 of the IP Act deals with the patent. Discovery, plant and animal variety are excluded from the patent protection. The following observation of obtained. The following notwithstanding their invention within meaning of the substance shall not be patentable. Discovery, scientific theory and the mathematical methods, plants, animals and other microorganisms other than transgenic microorganism and an essentially biological process for the protection of the plant or animals other than the non-biological and microbiological process. Provided, however, that a patent granted in respect of the microorganism shall be subject to the provision of this act. Schemes, rules or methods for doing business, performing purely mental acts or the playing games. Methods for the treatment of the human or animal body. ये आपको इसमें आपको इंक्लूड किया गया है. Patent examination in India. My particular focus is the chapter 13 of the present act. It sets out the requirement of the application and the examination procedure for a patent grant. Section 71 states the application for a patent shall be made to the Director General in the prescribed form with the following information: a request for the patent grant, a description, a claim or the claims, a drawing or the drawing where required, and an abstract of the patent. The description must disclose the invention in a sufficiently clear manner so that the invention can be evaluated and carried out by a person having ordinary skill in the art. It shall further indicate the best mode for the carrying out the invention. Drawing are the necessary in order to understand the invention. है ना? ड्राइंग जो है आपको नेसेसरी है इन्वेंशन के लिए, है ना? The abstract serves the purpose of providing the technical information and it is not used for the purpose of determining, interpreting the scope and extent of the protection afforded by the patent. तो ये आपको एग्जामिनेशन के बारे में आपको यहाँ पे डील कर रहा है, पेटेंट एग्जामिनेशन के बारे में. Modified examination is a halfway house between the substantive and formal examination. Unlike the some jurisdiction, India does not provide for the modified examination. Under ordinary examination, the role of the patent examiner is to examine the application of the compliant with all the provisional applying during the examination for novelty and inventive step by the act.
है ना। तो मॉडिफाइड एग्जामिनेशन का यहाँ पर जो है कोई जो है वैसा जो है रूल नहीं है। आप कंपनी में काम करते हैं, पेटेंट का आपने वहां पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कंपनी में कुछ हिसाब किताबी नहीं है, R&D का कुछ हिसाब किताबी नहीं है। वो सिर्फ जो है एक विदेशी मशीन लिए बैठे हैं, अनस्किल्ड लेबर लिए बैठे हैं, और वो डेली लेबर अंदर करते हैं बाहर करते हैं, कहीं पे भी जो है R&D का हिसाब किताब है ही नहीं। इसी से जो है जो आपका जितने भी स्मॉल स्केल यूनिट है वो आपको सरवाइव नहीं कर पा रहे, उसके पास पावर ही नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आने के बाद, कॉपीराइट आने के बाद वो इंडस्ट्री के पास पावर आ जाता है कि वो जो है ये प्रोडक्ट कोई भी ना तो बना सकता है, ना तो सेल कर सकता है, ना तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है उसके ऑर्डर के बिना। ये जो है आपको पेटेंट से जो है पावर आ जाता है कंपनी को। तो ये सारी जो खामियां हैं इंडियन पेटेंट सिस्टम में, उसके बारे में आपको बता रहा है। 24/12 को और 27/12 को। Under modified examination, IP Australia considers whether the claims relate to the patentable subject matter, whether they were novel and involve an inventive step, है ना। तो ये जो ग्रांट होता है यूएस में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री सिग्निफिकेंटली टू द पेटेंट सिस्टम में ज्यादा कंफर्टेबल है। By way of the comparison, Malaysia has two options: normal substantive examination and modified substantive examination. यहाँ पर एग्जामिनेशन का भी, मॉडिफाइड एग्जामिनेशन का भी आपको कहीं जो है आपको सही रूल जो है आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। ए रिक्वेस्ट फॉर अ मॉडिफाइड एग्जामिनेशन may only be filed when corresponding to the Australian, European, United Kingdom, Japanese, Korean or US patent has been granted for the same invention. Under MSCE, the application undergoes in the simplified procedure. Importantly, the application is still checked for the novelty, statutory subject matter, and the compliance with the specifications of the foreign patent relied on. There is no examination for the inventive step. Inventive step के लिए कोई examination आपको यहाँ पर नहीं है. It is apparent from the above discussion that the modified examination will be useful to a country if a country has an up-to-date substantial examination procedure, and also if an applicant wishes to protect multiple body of a invention via the separate independent claims. तो पेटेंट सिस्टम यहाँ पे बनाना आपको बहुत जरूरी है. Prior art. In India, an invention should not be anticipated by the prior art. Section 64(2) of the Act regulates prior art. Ambiguously, prior art consists of everything disclosed of the public anywhere in the world by written publication, oral disclosure, use, or any other way prior to the filing or where appropriate the prior date of the patent application claiming the invention. इसमें 20 अप्रैल आ रहा है, है ना. Potentially, this is quite an uncrusted, needing the substantial resources whenever the substantive examination is requested. ये prior art के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है. Disclosure. The present disclosure requirement is subject to an amendment that is being considered by the Indian Patent Office. It refers to the strengthening disclosure of an invention. Section of the Act deals description of a patent in a patent application. Section further states the description shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be evaluated and to be carried out by a person having ordinary skill in a relevant technology, and shall in particular indicate the best mode of the applicant for the carrying out the invention. The Director General also emphasized the nature of the disclosure requirement in the following words. इसके बारे में आपको डिस्क्लोजर का भी आपको सही जो है आपको नहीं है. पेटेंट एग्जामिनर, the basic statutory qualification of an examiner is that should be graduate from a local university in the field of the biotechnology or the physical science. As far the patent procedure are considered, examiner are trained in-house to begin and the subsequently receive short-term training by the WIPO, European Union and the US Patent Office through the foreign collaboration.
एग्जामिनर भी यहाँ पर मिलना मुश्किल है। इंडिया में एग्जामिनर भी जो है आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। आईआईटी वगैरह में जो पीएचडी होते हैं ना, पीएचडी का जो थेसिस होता है, थेसिस का एग्जामिनर बाहर होता है। तो यहाँ पर जो है पेटेंट एग्जामिनर भी यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है, वीपो से कंसल्ट करना पड़ता है, यूरोपियन यूनियन से कंसल्ट करना पड़ता है, यूएस से कंसल्ट करना पड़ता है। इंडिया में आपको अच्छे एग्जामिनर भी आपको रिसर्च के मिलना आपको डिफिकल्ट है। अच्छे एग्जामिनर भी यहाँ पे नहीं मिलते हैं जो हु कैन चेक। तो ये आपको दर्शाता है कि जो है ये डेवलपिंग कंट्री है, ये अभी ग्रोइंग स्टेज में है। यहां पर अभी जो है बहुत ज्यादा आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। एन एग्जामिनर दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ए लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग इन प्लेस लाइक द यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, बट एट प्रेजेंट दे रियरली हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर द फॉरेन ट्रेनिंग। यहां पर फॉरेन ट्रेनिंग में ही आजादी के बाद भी यहां पर कुछ ऐसा डेवलपमेंट, स्पेसिफिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आईआईटी भले खुल गए लेकिन उनका रैंक जो है वर्ल्ड लेवल में नहीं है। जो आईआईटी के प्रोफेसर है वो आज तक कोई भी प्रोफेसर ने नोबेल प्राइज अभी नहीं लिया है। तो इनका और लेवल और यूनाइटेड किंगडम का प्रोफेसर का लेवल, दोनों का लेवल बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पर पेटेंट एग्जामिनर भी नहीं मिलते हैं, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, उनको सारे आपको करने की आपको जरूरत है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग अकॉर्डिंग टू द WTO, compulsory licensing is when a government allows someone is to produce the patented product or process without the consent. ये आपको जरूरी है। Article 31 of the TRIPS agreement refer to the various ground for the granting the compulsory license, such as an emergency, extreme emergency, anti-competitive practices. Under Section 86 of the Indian Act, any interested party can make an application to the DG to obtain a license to exploit a patent. It is interesting to note that the Act was not originally in the Act, and that is interested as a result of the change of the intellectual property bill in the Supreme Court of the India. The constitutionality of the bill was challenged in the 2003 by the three petitioners, Dr. Kamilinka Abete, Dr. Nihal Farnado, and the Center of the Policy, NNGO. The three petitions challenge these provisions allow the owner of the patent of including the system. Ability of the pre-grant and post-grant opposition procedure. Indian patent law does not make any mention of a pre-grant or post-grant opposition procedure. Indian patent law में है ही नहीं pre-grant और post-grant opposition procedure, यहाँ पे है ही नहीं. Patent opposition procedure is an administrative process within the patent office. इसीलिए Indian patent law में बहुत ज्यादा खामियां हैं. इंडियन पेटेंट लॉ में बहुत ज्यादा खामियां हैं. इसको सुधार करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है. लॉज providing for the pre-grant and post-grant patent opposition are essential to prevent wrongful grant of the patent before or after the grant. In practice, some countries have used either of this system or both. For example, Indian, Australian, US and the European Patent Acts provide for one or both of these procedure in a patent grant. However, it is important to take into account that this system attract criticism because they have led to delay in the grant. This situation has damaged the main rationale behind the incentive-based patent system, since it is important. नून का डालेंगे इसमें है ना. पी ग्रांट और पोस्ट ग्रांट का यहां पर आपको है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है. पेटेंट लॉ में बहुत खामियां है. ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेटेंट सिस्टम का, आपको इंडिया का पेटेंट सिस्टम का बारे में आपको बताता है. पेटेंट लेजिस्लेशन, देयर इज नो ऑपोजिशन हियरिंग और इंटरनल अपील सिस्टम अंडर द आईपी एक्ट. Granting a patent is an administrative decision, and normally any administrative decision subject to the judicial review. This is one of the way of challenging a patent grant. Whether the not an appeal exists, the review is available under the act. ये यहाँ पर आपको
पेटेंट लिटिगेशन यहाँ पर है ही नहीं, पेटेंट लॉ में है ही नहीं। इसी कारण जो है इकोनॉमी जो है आपको डेवलप नहीं हो पा रहा है। इंडिया हैज ए वेल डेवलप्ड लीगल प्रोफेशन। there are a handful of the IP lawyers who could be considered as the best patent attorney, and they are hired by the wealthy innovators or foreign collaborators since they have mean to pay the high legal cost. जो आपके जो लॉयर हैं उसको फॉरेन कोलैबोरेशन वो आपको खींच लेता है। So there are a number of reasons for the lack of the development of the patent law in India. कई रीजंस हैं जो पेटेंट लॉ जो है डेवलप नहीं है, उसके कई रीजन है। फर्स्ट, द पेटेंट इंटरप्रेटरी कम्युनिटी इन इंडिया विच इंक्लूड जजेज एंड द पेटेंट अटॉर्नी इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन इंडिया। इंडिया में स्ट्रॉन्ग नहीं है जजेज कम्युनिटी, पेटेंट अटॉर्नी ये आपको स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज पेटेंट रेगुलेशन इज वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड मोस्ट केसेस आर सेटल्ड बिफोर द ओरिजिनल कोर्ट, है ना। पेटेंट रेगुलेशन जो है कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, वो ओरिजिनल कोर्ट में जाने के पहले ही सेटल हो जाता है। The cases that are being appealed relate to the royalty payment, assignment rights, and the injunction for the infringement rather than issues with regard to the validity and the interpretation of the patent claim, such as a novelty or the inventive step. Moreover, and identified above, patent examination don't play an active role within the patent system because of the patent examination procedure. यहाँ पे जो सही रोल प्ले नहीं करते। Second, there are few reported decisions on the patent and law reporting is also not up to date. Decisions होता ही नहीं है। आप भी देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, डिसीजन होता ही नहीं है। For example, there has not been one single case reported under the present act since all the cases have been settled out of the court and all these cases remain unreported. अनरिपोर्टेड रहता है। तो काफी खामियां हैं। थर्ड, मोस्ट जजेज आर नॉट ट्रेंड इन द आईपी बिकॉज आईपी वाज ओनली रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द टू द यूनिवर्सिटी, है ना। आईपी के बारे में उनको मालूम ही नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में जजों को मालूम ही नहीं है कि आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कैसे हैंडल किया जाए। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द intellectual property in India during the 2000 to the 2005 World Bank grant was given to the Ministry of Justice in India, and under this product a number of the academics under council judges were given scholarship to the foreign university to gain qualification in the IP law. IP law के बारे में क्लियर है ही नहीं, ये लॉ का सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये क्लियर ही नहीं है जो यहाँ के जज को कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, इसके सेक्शन वगैरह क्या है, ये इसके बारे में ट्रेनिंग इसको मालूम ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट दिया था मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि भाई आप जाकर के वहां पर जो है स्कॉलरशिप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर के आईपी लॉ का क्वालिफिकेशन को गेन करे, इसको मालूम ही नहीं है। फोर्थ, मोस्ट आईपी कॉन्सेप्ट आर बेस्ड ऑन द इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट। अभी भी जो है संविधान तो इन्होंने बदल दिया है, संविधान तो कई कंट्री के संविधान को लेके वो उन्होंने बना दिया है, इनका अपना संविधान तो है ही नहीं, वो इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। संविधान इन्होंने जल्दी जल्दी में बना दिया, आजादी हुई जल्दी जल्दी संविधान इन्होंने बनाया था, तो इनको ना तो इंडियन कल्चर का देखने का मौका मिला, ना तो इंडिया का क्या ट्रेडिशन है उसको देखने का मौका मिला। ये पांच छह कंट्री के आपने कॉन्स्टिट्यूशन को इसने ले लिया और ज्यादातर इंग्लिश लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया और कॉन्स्टिट्यूशन को इसने फ्रेमवर्क कर दिया। तो lack of access to the foreign books and journal, limited competence in the English and the lack of the library facility for the judges because of the cost are the huge drawback to the court system. For example, India has modernized its patent office as part of the international obligation, है ना। तो ये सारे जो है ड्रॉबैक्स है। तो आज यहीं पे जो है लेक्चर जो है खत्म करते हैं।